नमस्कार साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। तो दृष्टि क्विक बुक को हम लोग समरी उसकी देख रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन का पाठ चल रहा था, तो अभी तक हम लोगों ने 1919 तक का जो काल है वो देखा। अब हम लोग 1919 से लेके भारत में जब पूर्ण स्वराज की मांग होती है 1919 तक, वो इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद का जो इतिहास है उसके अगले पार्ट में लेके आएंगे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में इसका एक अलग सेगमेंट होता है राष्ट्रीय आंदोलन का। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगभग एक पार्ट में लगभग 1/3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए कोशिश करी है कि बहुत कम समय में आप बुक को बहुत अच्छे से समराइज़ कर पाएँ। और इसको अगर आप देखते समय अपनी बुक सामने रखते हैं ये वाली, या फिर आप कोई भी बुक या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो जब 1919 का चरण देखेंगे तो शुरुआत थोड़ा करेंगे गांधीवादी चरण से। देखिए, गांधी जी का सामान्य परिचय आप सभी परिचित हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो उनका जन्म गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर में हुआ था 1869 में। तो वकालत की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से पूरी की और 1892-93 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद इनसे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो आती हैं, इनबॉक्स इनको किया गया है, इनको पहले सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कैसे आते हैं ये और किस प्रकार से भारत को आज़ाद कराते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहीं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति जो रंग भेद नीति थी उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने महसूस किया। और उसमें यह था कि प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना पड़ता था और ये प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। तो ऐसे में जो ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, इसके संबंध में गांधी जी ने इसका विरोध किया था। और आप सभी को पता है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित भी किया गया था। तो यहीं से उनको लगा कि भारतीयों का नेतृत्व करना चाहिए। तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्हें करते हैं और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते हैं। इनके एक सहयोगी थे कालेनबाख, जर्मन शिल्पकार थे। तो इनकी मदद से इन्होंने टालस्टाय फार्म की स्थापना की। वहाँ रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो ये देखिए, अभी इंडिया में उनका ये कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि सब कुछ दक्षिण अफ्रीका में है और वहीं पर वो काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। तो उनके प्रयासों से वहाँ हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा 1914 में जो अधिकांश रंगभेद कानून थे उनको रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में एक उनकी सफलता की कहानी खुद ब खुद दिखती है और वो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। 1909 में वो पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए किताब लिखते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। इसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई है। तो इनकी किताब को लेकर के, जिसमें हिंद स्वराज का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, अखबार का प्रकाशन इंडियन ओपिनियन है, फीनिक्स आश्रम की स्थापना को लेकर, टालस्टाय फार्म, कालेनबाख कौन थे, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, तो इन सब को लेकर के कई क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। इनका ईयर भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के दौर में गांधी जी का भारत आगमन जो होता है, तो देखिए यहाँ तक आपने देखा गांधी जी के बारे में। अब भारत जब आते हैं जनवरी 1915 में, तो जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो गांधी जी के भारत आगमन के से ही प्रेरित है। तो यहाँ पर ये गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और उनको उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। तो जब ये आए तो इनका सॉफ्ट पावर था। तो इन्होंने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया और लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसलिए उनको कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे और अंग्रेज़ सरकार भी खुश हो जाती है। तो 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान करती है। भारत आने के बाद गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो इसके जरिए वो रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दे रहे थे। इसके बाद जो आता है तो उत्तरी बिहार का चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद का श्रमिक विवाद आंदोलन, गुजरात का खेड़ा कृषक आंदोलन, इसका सफलतापूर्वक नेतृत्व जो है इनका भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है। तो प्रारंभिक सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण की बात करेंगे जो कि 1917 में हुआ। तो यहाँ क्या था कि 2 कारण थे। चंपारण में नील बागान के जो मालिक थे वो तकाबीरन और तिनकठिया व्यवस्था, इसके तहत क्या था कि कृषकों को अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसके कारण किसानों की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय हो गई थी। कारण ये था कि 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में जो रासायनिक केमिकल कलर थे, तो डाई का, उनका विकास हो गया था। तो जो नील की डिमांड थी वो ठप हो चुकी थी। जिसकी डिमांड कम हो गई है उसके उत्पादन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसे में इनको नील उत्पादन के लिए इनको मजबूर किया जा रहा था और इनका नुकसान हो रहा था। तो वो नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती
करें, तो वो सभी खेती बंद करने को विवश हो गए। तो अब क्या किया कि यूरोपियन बागान मालिकों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और जो लगान और गैर कानूनी अववाह की दर थी उसको मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। तो ऐसे में एक राजकुमार शुक्ल हैं, वो चंपारण के किसान थे, तो उन्होंने गांधी जी को इस स्थिति से अवगत कराया। तो गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की जो समस्याएं थीं उनसे अवगत हुए और सरकार से समस्या को हल करने का कहा और उन्होंने मामले की जांच आयोग गठित हुई। गांधी जी भी इसके सदस्य बने। तो गांधी जी के प्रयत्नों द्वारा जो तिनकटिया पद्धति थी उसको ख़त्म करने की मांग शुरू हुई। इन्हीं के प्रयास से ही किसानों को अंग्रेज जो नील बागान मालिक थे उनसे मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह सफल होता है तो इसी के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दी? चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद। जो चंपारण सत्याग्रह था इसमें जो इनके सहयोगी थे वो थे ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी आदि इनके सहयोगी थे। क्योंकि हाल ही में 2017 में चंपारण के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो हालांकि बहुत करंट में तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक काफ़ी चर्चा में रहा है तो चंपारण से क्वेश्चन तो अक्सर कर पूछे ही जाते रहे, अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा हो। तो गांधी जी के नेतृत्व की सफलता धीरे धीरे बढ़ती चलती है। अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन शुरू होता है, प्रथम भूख हड़ताल 1918 में। क्या था इसका कारण, इसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया गया है, इसको जान लेते हैं। कि जो मिल मालिक थे और मजदूरों के बीच थे प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया। दरअसल जो प्लेग था उसका प्रकोप खत्म हो गया तो मिल मालिक इसको समाप्त करना चाहते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी, इसलिए मजदूर चाहते थे कि ये जो बोनस मिल रहा है वो बरकरार रहे। तो जब तथ्यों की गहराई से जांच कराई गई तो गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की, लेकिन मिल मालिकों ने क्या किया, 20% बोनस देने की घोषणा की, बाकी को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जो स्वीकार नहीं करेगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यानी कि कृषकों को मजबूर किया गया। तो गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए इससे। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। तो बाद में ट्रिब्यूनल ने भी 35% बोनस देने को कहा। तो ये इनकी सफलता की कहानी थी। और इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईयाबेन, वो गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही थी। इसी क्रम में खेड़ा सत्याग्रह देखें, जो कि एक प्रथम असहयोग आंदोलन भी आता है 1918 में। इसमें क्या था कि खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई, इसके बाद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों ने इसका विरोध किया और मालगुजारी माफ़ करने की मांग की गई। इसमें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी। तो उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल की और निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग वास्तव में जायज़ है। तो वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, गांधी जी, इन सभी ने क्या किया कि आंदोलन में गुजरात सभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो गांधी जी थे। इन्होंने भी इसके संदर्भ में काफ़ी आंदोलन किया और बाद में इससे जो खेड़ा सत्याग्रह था वो भी सफल होता है। तो लगातार सफलता इनको मिलती रही, जिससे कि भारत में राजनीति में इनका पदार्पण हो जाता है। दो यहाँ पर स्टेटमेंट इनबॉक्स किए गए हैं, इनको थोड़ा सा इन्फो बॉक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इनका क्या रहा बैकग्राउंड, थोड़ा उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे पहले आता है आपका जो इन्फो बॉक्स है वो है रॉलेट एक्ट 1919 का। तो चूँकि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही थी तो इसलिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इसमें क्या था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है, इसीलिए इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। काले कानून की भी संज्ञा दी गई और गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। तो 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया और इसके लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल को। इसी तरह एक इन्फो बॉक्स शेयर किया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर। तो इसकी डेट है 13 अप्रैल 1919। तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो इनका विरोध करने के लिए बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन हुआ। यहाँ पर जो जनरल था डायर, उसने इसको अपने अपमान समझा, अपनी आज्ञा की अवहेलना समझी और उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस समय जनता निहत्थी थी, इसलिए मरने वालों की संख्या अंग्रेज के अनुसार 379 थी, लेकिन वास्तव में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। गांधी जी को लगा कि इससे हिंसा पूरे देश में न फैल जाए, इसके लिए उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी। अब इसका विरोध होने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उनको उपाधि मिली थी नाइट की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने त्यागपत्र दे दिया? तो शंकर नायर ने। तो इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त की
ये समिति थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। इसमें अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर, MR जयकर, बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की भी निंदा की और उसके निर्णय को विवेकहीन और भावावेश में उठाया गया कदम बताया, और यहाँ तक की जो संख्या थी वो भी इसे बहुत अधिक बताया मरने वालों की। ब्रिटिश सरकार ने भी एक आयोग की जांच का गठन किया। उसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में भी आप आयोग देखते हैं हंटर आयोग, तो वो हंटर कमीशन अलग है, ये अलग है, ठीक। तो ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, और इस हत्याकांड में 3 भारतीय सदस्य भी थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो कौन कौन थे? तो चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो ये 3 थे जो अंग्रेजी सरकार के आयोग में, हंटर आयोग में थे। तो हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, लिपापोती करी। तो उसने किया कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू करना, बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करना था और इसके लिए गोली चलाना आवश्यक हो गया, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा, तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। तो मतलब कुल मिला के उसमें डायर को दिखा दिया गया कि उसका कोई यहाँ पर उसकी गलती नहीं। तो अब इसके दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आए इससे पहले ही इंडेमनिटी बिल पास कर लिया, और सज़ा के तौर पर डायर को नौकरी बर्खास्त तो किया गया, लेकिन जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय भावनाओं के साथ भी खेला गया, भारतीय संग्राम के साथ भी खेला गया, और यहाँ तक कि ज्यादतियाँ भी की गई। अगला देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है खिलाफत आंदोलन। तो उस समय एक प्रकरण आता है कि तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का जो खलीफा मानते थे विश्व और भारत के मुसलमान, तो जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने तुर्की के साथ एक संधि की जिसका नाम है सेवर्स की संधि, सेब्रे की संधि। ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसके तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इसको मुसलमानों ने अपना अपमान समझा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु की अवमानना की गई है। तो भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 थे, इन्हीं को कहा जाता है अली बंधु। तो 1919 में अली बंधुओं और मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। फिर नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन इसका आयोजित किया गया। किसका? खिलाफत कमेटी का। तो नवंबर 1919 में जो दिल्ली में ये होता है अखिल भारतीय सम्मेलन खिलाफत कमेटी का, उसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गांधी जी इसको हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने का सुनहरा अवसर मानते हैं और कहते हैं कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा जब हिंदू मुस्लिमों को हम एक कर पाएँ। तो जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया गया। तो यही असहयोग खिलाफत आंदोलन हो जाता है। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। तो 1924 में जब ये आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1924 में। क्यों? क्योंकि तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसी सरकार द्वारा ही समाप्त किया गया। तो इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा विवाद हुआ नहीं और इस आंदोलन की भी समाप्ति हो जाती है। तो असहयोग आंदोलन भी इसी के साथ ही, चूंकि दोनों साथ में अटैच हो गए। ये असहयोग आंदोलन को लेकर कई क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आउट भी किया है। देखिए, जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है ना, ये जो प्रस्ताव था, ये असहयोग आंदोलन कलकत्ता सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। इसी में इसका प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके पुष्टि के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय क्या थे? तो देखिए, इसका जो दिसंबर 1920 है ना, ये इसमें देखेंगे तो ये 1920 में नागपुर जो अधिवेशन था ये 35वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। इसी में प्रस्ताव पारित किया गया था और स्वीकार किस में हुआ था? तो ये यहाँ दिया गया है सितंबर 1920 में। तो सितंबर दिसंबर याद रखेंगे, पहले सितंबर आएगा ना। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में इस प्रस्ताव को स्वीकार हुआ था, और जब दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है तब यह 35वां अधिवेशन होता है वीर राघवाचारी के नेतृत्व में। तो इसमें कई बातें आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्रमुखतया 5 हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो सदस्यता बढ़ाई जाए, तो 25 पैसे चंदा देकर के कोई भी 21 वर्षीय व्यक्ति सदस्य बन सकता है। दूसरा, इसी में कांग्रेस भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात करती है। तीसरा, हिंदी को संपर्क भाषा बनाई जाए। चौथा, कांग्रेस ने रियासतों के प्रति पहली बार अपनी नीतियों की घोषणा की। और 5वां, असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित कर दिया। तो इनमें से कई बातें यहाँ पर मैंने आपको भी शेयर कर दिया है कि जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव स्वीकार कब होता है और ये पारित कब होता है।
तो पारित प्रस्ताव तो देखिए आपका 5वां प्रस्ताव, उससे पहले भी 4 प्रस्ताव हैं जो यहाँ पर पारित किए गए हैं। तो इससे भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि 35वें अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, जो कि नागपुर में हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन दोनों 1920 के, थोड़ा इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए, इसी को यहाँ पर बताया भी गया है कि जो पहला निर्णय ये था कि जो नागपुर में किया गया ये उसी से संबंधित है जो मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में। तो यहाँ पर दिया गया है कि स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर यदि आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, और कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। दूसरा निर्णय ये था कि जो रचनात्मक कार्यक्रम है कि सभी वयस्क, यानी जैसे मैंने बताया कि 25 पैसे देकर के कोई सदस्य 21 वर्षीय बन सकता है, और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथी, कताई, बुनाई को प्रोत्साहन का प्रयोग जो है, खादी का प्रयोग शुरू किया गया, यथासंभव हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो ये जो नागपुर अधिवेशन था इसमें सारी बातें पारित की गई और इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा, जैसा कि आप कई आंदोलन में पढ़ भी चुके हैं। इसके तहत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। तो इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो 2 रूप से थे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि असहयोग आंदोलन काफ़ी सफल रहा उस समय, लोगों को जोड़ने में काफ़ी ये प्रभावशाली रहा शुरुआत में, और बाद में आप देखेंगे थोड़ा स्थगित हो जाएगा, लेकिन क्यों होता है वो भी आगे आपको बताएंगे। तो पहला सकारात्मक इसका था कार्यक्रम और दूसरा नकारात्मक था। तो सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? सकारात्मक ये थे कि हम आंदोलन कैसे करेंगे, तो कुछ हमें सृजनात्मक कार्य करने होंगे। राष्ट्रीय विद्यालय, पंचायती अदालतों की स्थापना करनी होगी जो भारतीय हों। अस्पृश्यता का विरोध होगा, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचार किया जाएगा, स्वदेशी का प्रचार प्रसार होगा, खादी वस्त्रों के निर्माण उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, शराबबंदी। इससे लोग क्या करेंगे ना, लोग रचनात्मक कार्य करके भी अपने आप को आंदोलन का एक हिस्सा समझेंगे। नकारात्मक में क्या करना था? तो इसमें यह था कि सरकारी उपाधि है, प्रशस्ति पत्र है, उनको लौटा दीजिए तो भी आप माने जाएंगे कि आंदोलन के साथ में आप हैं। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार किया जाए, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार किया जाए। तो ये इसके नकारात्मक कार्यक्रम थे। तो इस प्रकार इसकी सफलता जो है वो सबसे ज़्यादा किससे आती है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अवैतनिक पदों और स्थानीय निकायों में नामांकित पदों से त्यागपत्र। तो ये सब इसके नकारात्मक कार्यक्रमों में थे। कभी कभी सकारात्मक नकारात्मक को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ पाएंगे कौन से सृजनात्मक कार्य थे और कहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस की तरह यहाँ पर काम किया गया है। लेकिन होता क्या है कि एक दुर्भाग्य से असहयोग आंदोलन की जैसे शुरुआत होती है तो तिलक की मृत्यु जो है एक बड़ा सदमा लगती है। तो उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। तो जैसे ही शुरू होता है और ये उनकी मृत्यु हो जाती है। 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया। तो कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। तो इन्होंने क्या किया? आके दमन किया, मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया, जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट, हत्याकांड शुरू हो गया। सिखों द्वारा अकाली आंदोलन, एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागान मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। जो उत्तरी केरल था वहाँ के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। तो गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए तो प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण भी नहीं समाप्त किया तो करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सविनय अयोग्य आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी आता है कि चौरी चौरा कांड हो गया। तो गांधी जी को लगा कि अब हिंसा जो है वो बढ़ जाएगी, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये इस समय आंदोलन का वापस ले लेना भारतीय आंदोलन की कमर तोड़ने जैसा था। इसका विरोध भी बहुत हुआ। थोड़ा सा चौरी चौरा कांड के बारे में देख लेते हैं। तो 5 फरवरी 1922, यानी कुछ स्रोतों में 4 फरवरी भी मिलता है, 1922 को संयुक्त प्रांत का गोरखपुर जिला था चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जनता भड़क गई। उसने थाने में आग लगा दिया और जिसमें एक थानेदार और 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। तो चूंकि हिंसक गतिविधियां बढ़ने लगी तो गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और उसी में इस कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। कहाँ पर? बारदोली में। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो बड़ी जल्दी ये आंदोलन समाप्त हो गया।
तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सभी ने गांधी जी के इस कदम की बहुत आलोचना की, बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। तो अब सरकार को लगा कि गांधी जी अकेले पड़ गए हैं, तो इसलिए उसने दमन करना शुरू किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज थे ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 साल की उनको सजा दे दी गई। लेकिन 5 फरवरी 1924, लगभग 2 साल से कम में बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व ही छोड़ दिया गया। तो ऐसे में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रह जाता है? तो देखिए, असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका रही कि यह राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। केवल राजनेताओं का आंदोलन नहीं रह गया, जन जन का आंदोलन बन गया। जो सकारात्मक और नकारात्मक उसमें बताए गए थे कार्यक्रम, उससे लोगों ने अपने आप को जोड़ा। बाद में इन्हीं प्रतीकों से स्वतंत्रता भी मिलती है। अब इसमें एक दौर देखेंगे, जो नाराज थे वो स्वराज पार्टी की तरह सामने आएंगे, स्वराज पार्टी बना करके। तो स्वराज पार्टी को देखते हैं तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, तो पूरे देश में एक निराशा का माहौल बन गया। अब भाई नेतृत्व कौन करे? तो ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कब तक बाहर से लड़ेगी, हमें विधानमंडलों के भीतर प्रवेश करना चाहिए, यानी कि निर्वाचन में चुनाव लड़ना चाहिए और वहाँ जाकर के अवरोध प्रस्तुत करना चाहिए अपनी बात, तब तो हमारी बात सुनी जाएगी, अन्यथा हम कब तक ऐसे हम जेल में बंद कर दिए जाएंगे। तो 1923 के चुनाव के माध्यम से उन्होंने विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। अब लेकिन कांग्रेस को ये बात नागवार गुजरी। तो 1922 का जो गया अधिवेशन होता है, सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया कि हमने तो पहले ही विधानमंडलों के जो निकाय सारे निर्वाचनों का विरोध किया है अपने असहयोग प्रस्ताव के तहत, तो इसीलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब सी आर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। तो अध्यक्ष चूँकि सी आर दास थे, उनको लगा कि बहुमत के साथ अस्वीकार हो गया, तो उन्होंने इसका त्यागपत्र दे दिया और नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी गठन की घोषणा कर दी। इसी पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। तो सी आर दास उसके अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव। तो इसमें भाई जब उसके अध्यक्ष की ही बात नहीं मानी गई, तो उनको लगा कि मुझे इससे हट जाना चाहिए और अपनी अलग पार्टी बनाना चाहिए और हम अपने अनुसार काम करेंगे। तो अब इसमें क्या हो गया कि एक परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी नाम आने लगा। इसमें कहा जाने लगा कि जो लोग विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करेंगे वो परिवर्तनवादी हो गए। तो इसमें थे विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खां, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। और कुछ लोग जो अपरिवर्तनवादी थे वो कहते थे भाई नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये अपरिवर्तनवादी कहला। इसमें राजगोपालाचारी, अयंगर, M.A. अंसारी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह थे। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। अब सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं मौलाना आज़ाद, चूँकि ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे, 35 वर्ष के। तो जिसमें स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई, क्योंकि भाई कांग्रेस का विभाजन होने का समय आ गया। तो इसीलिए ये हुआ कि स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी जाए, तो इससे कांग्रेस पुनः विभाजन से बच जाएगी। तो इसमें जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने हिस्सा लेते समय अपने घोषणा पत्र में प्रतिज्ञा की केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करेंगे, यानी कि उनका भी काम आंदोलन ही करना होगा, बस तरीका उनका अलग है। तो नवंबर 1923 में चुनाव में स्वराजियों ने हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन भी किया। तो 101 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 42 पर जीत हासिल की। तो इसमें स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। तो बम्बई उत्तर प्रदेश में भी संतोषजनक सफलता मिली। तो स्वराजियों को मद्रास और पंजाब में कुछ सांप्रदायिकता का माहौल था, इसलिए उनको अनुरूप सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी इनका जो उभार होता है एक नई पार्टी बनते ही, वो मध्य प्रांत जैसे बड़े प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिलना और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो भाई इनकी चुनावी विजय थी, तो अब इसमें इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी होंगी, क्योंकि इनके सदस्य भी ज़्यादा जाएंगे। तो जब ये विधानमंडल में जाते हैं तो वहाँ पर ये सरकार का विरोध करते हैं। तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए मुंडी मैन समिति का नियुक्त करवाई। दंडात्मक जो कानून थे उनको समाप्त करवाने के लिए संघर्ष किया। श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, मजदूर संघों की सुरक्षा करना। स्वराजियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की खामियों को उजागर किया। 1923-24 में विशेष सफलता मिली। क्यों? क्योंकि नगर पालिका और स्थानीय निकाय में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को सफलता मिली। तो कलकत्ता के मेयर उसमें बने सी आर दास, अहमदाबाद के मेयर बने विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर बने राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिलाने के लिए भी आ सकता है।
कि जो निकाय चुनाव थे उसमें मेयर जो बनते हैं, तो कलकत्ता, अहमदाबाद, पटना और इलाहाबाद। तो कलकत्ता में कौन थे? सी आर दास। अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल। पटना राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये यहाँ के मेयर बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। तो अब स्वराजी केवल एक आंदोलनकारी न होकर के विधानमंडल के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, यानी कि अध्यक्ष का पद भी उन्होंने लिया। लेकिन कहते हैं कि जिनका नेतृत्व होता है उन्हीं का साथ छूट जाता है। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। तो स्वराज दल को गहरा आघात लगता है और चित्तरंजन दास जो हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो नवंबर 1926 के चुनाव में भी स्वराजियों को हार का सामना करना पड़ा और 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। स्वराज पार्टी का लगभग अंत हो गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है 1924 में गांधीदास पैक्ट। तो ये जो गांधीदास पैक्ट है, दरअसल 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू में एक संयुक्त वक्तव्य दिया था। इसी को कहा जाता है गांधीदास पैक्ट। ये कब आया था? 1924 में। क्या था ये? तो जो आपने अभी तक स्वराज पार्टी को देखा, इनकी जो उपलब्धियां देखी, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो दरअसल क्या था कि विधानसभाओं के भीतर जो स्वराज पार्टी अपने चुनाव लड़ रही थी, तो इसमें ये समझौता हो गया कि विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम और इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब ये कहा गया कि जो कांग्रेस का एक भाग है ये स्वराज पार्टी, और ये आंदोलनों में, चुनाव में भाग लेगी और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेगी। दूसरी बात ये भी कही गई कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित किया गया और चरखे व करघे के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई। तो इस पैक्ट की जो प्रमुख बातें थीं, इसकी पुष्टि भी की जाती है बेलगांव अधिवेशन में। आप जानते हैं कि गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो गांधीदास पैक्ट यही था कि स्वराज ये जो थे और जो कांग्रेसी थे उनके बीच में समझौता हो गया। तो कांग्रेस, इसका सीधा सीधा मोटा रूप से ये था कि कांग्रेस ने मान लिया कि स्वराज पार्टी जो है वो हमारा एक भाग है और हमारा नेतृत्व वो विधानसभा में, विधानमंडल में करेगी। 1922 और 27 के बीच में कुछ अन्य राजनीतिक दल भी थे, उनका आंदोलन भी था, उनको लेकर के इन्फो बॉक्स यहाँ शेयर किया गया है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो इंडियन लिबरल एसोसिएशन 1918, इसमें कुछ उदारवादी नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन किया। तो इस जो संघ ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बात करें तो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद खिलाफत समिति पूरी तरीके से शिथिल पड़ गई। तो 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पुनः अस्तित्व में आई और जिन्ना जो है इसके स्वयंभू नेता उभर कर सामने आए। हिंदू महासभा देखें तो 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। दिसंबर 1924 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने तब यह प्रभावशाली हुआ। अकाली दल देखें तो इसका उद्देश्य जो था वो सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक, जो कुछ भ्रष्ट आनुवांशिक महंत थे, उनके चंगुल से मुक्त कराना था। बाद में 1925 में गुरुद्वारा एक्ट के माध्यम से सिख समुदाय को अपने द्वारा गुरुद्वारे के प्रबंध के लिए पदाधिकारियों का चुनाव करने का, इसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की जाती है। नागपुर झंडा सत्याग्रह की बात करें तो 1923 में कांग्रेस के ध्वज प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ किया गया था। तो कुछ यहाँ इन्फो बॉक्स शेयर किया गया था। 1920 के दशक में कुछ नई शक्तियों का भी उदय होता है, इनको थोड़ा पढ़ते हैं। तो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक और अंतिम एवं तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्ष जो आधुनिक भारतीय इतिहास हैं वो कई कारणों से महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि इसमें नई शक्तियों का अभ्युदय होता है, जैसे समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रसार होता है। दरअसल 1917 में रूस की क्रांति होती है, तो ये काफ़ी प्रभाव डालती है। ताशकंद में 1920 में एम एन राय, अवनी मुखर्जी, ताशकंद में रहने वाले कुछ प्रवासी भारतीय थे जैसे मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, इन्होंने जब कामेंटन का द्वितीय अधिवेशन हुआ तो उसके बाद भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की। कहाँ पर? ताशकंद में। ये कामेंटन क्या था? तो रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। तो जब इसका द्वितीय अधिवेशन समाप्त होता है तो उसी के बाद ताशकंद में ये लोग, एम एन राय, अवनी मुखर्जी और जो कुछ प्रवासी भारतीय थे, उन्होंने भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की। भारत में इसकी स्थापना देखिए तो पहले इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में सत्यभक्त करते हैं। 1924 में कम्युनिस्ट नेता होते हैं सत्यभक्त, इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उसके बाद बम्बई में भी इसकी स्थापना होती है। तो सिंगारवेलु चेट्टियार थे, उन्होंने दिसंबर 1925 में बम्बई में
भी इसका स्थापना की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, और पार्टी का मुख्यालय जो है वो कानपुर जो पहले था उसको बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। तो अगर देखा जाए तो जो पूर्ण स्वाधीनता की मांग है सबसे पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की थी, और इसका इतिहास भी कई चरणों में बढ़ता है। तो सबसे पहले 3 षड्यंत्र पूछे जाते हैं, अक्सर कर इनका समय पूछा जाता है और क्या है इनकी प्रमुख बातें भी देखेंगे। जैसे है पेशावर षड्यंत्र केस, ये 1922-23 का है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो मॉस्को से कम्युनिस्ट भारत आने की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिशर्स द्वारा चलाया गया। तो उनको लगा कि रूस से जो है कुछ कम्युनिस्ट भारत आ रहे हैं और ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी को कहा जाता है पेशावर षड्यंत्र। एक है कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। तो इसका काम केवल और केवल ब्रिटिश सरकार चाहती थी कम्युनिस्ट का प्रभाव रुक जाए, तो इसके लिए उन्होंने कानपुर में षड्यंत्र को आधार बनाया और कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया। तो भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करेंगे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया कि ये लोग क्रांतिकारी संगठन यहाँ गठित कर रहे हैं, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कानपुर बिल्शेविक षड्यंत्र केस था। इसमें ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इन सभी को आजीवन कारावास की बड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद दुनिया में सर्वाधिक चर्चित जो केस रहा मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33 इसका समय है। इसमें पूरे देश भर में लगभग 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया। क्या था ये? दरअसल ये लोग ब्रिटिशर्स उन्होंने ये आधार बनाया कि कुछ कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की है कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर के वो सबको अरेस्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इनके समर्थन में यहाँ पर कदम उठाया और मुकदमे के लिए केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया। आपको याद हो कि जो इनके स्वराजी थे वो विधानमंडल में थे, तो उन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था इन्हीं साम्यवादियों के विरुद्ध, तो इसको केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया था। और उल्लेखनीय है कि इसी केस की चर्चा जो है, मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा पूरे संसार में हुई थी, और इनके समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने अपनी सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा एक तरीके से बनाने की कोशिश की गई मेरठ षड्यंत्र केस को, और ये सामने आया कि ब्रिटिशर्स जो है वो किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। हालांकि अपने द्वितीय चरण में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, क्योंकि वो गांधी जी को बुर्जुआ वर्ग का नेता घोषित करती है, और ये कई ऐसे होते हैं कि जो इनकी नीतियाँ होती हैं वो विदेश से संचालित होती हैं, इसलिए इनका राष्ट्रीय महत्व थोड़ा कम हो जाता है। बाद में अंग्रेजी सरकार ने 1934 में भारतीय समाजवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। अब थोड़ा क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में देखते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 की बात आएगी। इसमें क्या होता है कि सचिननाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, जो कुछ पुराने क्रांतिकारी नेता थे, और कुछ भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, कुछ युवा क्रांतिकारी थे, उन्होंने कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहीं पर इस सम्मेलन में लोग इकट्ठा हुए और यहीं पर इसका गठन हुआ। कब? 1924 में। तो इसकी कई शाखाएं भी अलग अलग प्रांतों में स्थापित की गई। तो इसका जो प्रमुख था कि भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना हो, और क्रांति की बात की गई, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की बात की गई। तो इसी के तहत काकोरी कांड होता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए के जो क्रांतिकारी थे वो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 टाउन ट्रेन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया। तो इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास हुआ, और इसमें सबसे जो बड़ा निर्णय था कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में, और राजेंद्र प्रसाद को गोंडा में फांसी दे दी गई। और इसके जो मुख्य अभियुक्त थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो फरार हो गए। तो आप देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद इसके बाद भी केस होता है तो उसमें भी फरार हो जाते हैं। बाद में इलाहाबाद में वो खुद अपनी गोली से शहीद होते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1928 में स्थापित होता है। तो चूंकि काकोरी षड्यंत्र केस हुआ तो इसमें अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, तो इनके नेतृत्व में क्रांतिकारी जो थे एक नए दल का गठन करते हैं, और इसी का नाम होता है HSRA। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। इसका उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। तो इसके नेता भी थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव आदि इसके नेता थे। तो इनका जो पहला काम था HSRA का, वो पहला काम था कि जो लाला लाजपत राय की हत्या के आरोपी थे लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स, उनकी हत्या करना था।
तो चूंकि इसी ने 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज कराया था और इसी के तहत लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि 17 दिसंबर 1930 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। फिर 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने एक अगला काम किया। तो इन्होंने जाकर के 2 सदस्य थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929, डेट याद रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड की डेट है 8 अप्रैल 1929। तो उस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय विधानमंडल में जो खाली बेंच थी पीछे, उस पर बम फेंका। तो वो उनका एक पर्चे भी फेंके, उसमें उन्होंने कहा था कि बहरे कानों पर अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया था। हालांकि उनका उद्देश्य किसी की जान माल की हानि नहीं थी, लेकिन सरकार ने उन पर केस चलाया और यही केस कहलाता है लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसमें फिर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इनके साथ जो SSRA के अन्य सदस्य, उन पर मुकदमा चलाया गया। तो जब ये जेल में बंद होते हैं तो इन्होंने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और इसी के तहत जतिन दास की मृत्यु हो जाती है और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो इनकी जो तिथि है शहादत की, वह है 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई। जो HSRA के एक सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद, कर्कोरी षड्यंत्र में भी ये भाग खड़े हुए थे, वहाँ से बच गए थे पुलिस को चकमा दे करके। वो लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और जब आखिरी गोली उनके पिस्तौल में रह गई तो उन्होंने खुद को गोली मार लिया। तो इसके तहत जो HSRA है, उसकी गतिविधियाँ भारत में समाप्त हो गई। बंगाल में एक प्रसिद्ध है चटगांव शस्त्रागार कांड। तो बंगाल में सूर्यसेन के नेतृत्व में यह हुआ था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की उन्होंने स्थापना की थी। सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहते थे। तो ये शिक्षक थे। इसके जो रिपब्लिकन आर्मी है, इनके सदस्य थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, ये सभी इसमें शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक साथ मिल करके चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया। यहीं पर सूर्यसेन ने तिरंगा फहराया, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगवाए और काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार का भी गठन कर दिया गया। इसके बाद होता यह है कि 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या महिलाओं की भागीदारी बंगाल में किस प्रकार रही। तो कई महत्वपूर्ण नाम हैं जो अक्सर कर पूछे जाते रहे, उनका कलेक्शन यहाँ बहुत अच्छा है जो अक्सर कर बुक में नहीं मिलता है। जैसे है प्रीतिलता वाडेकर। तो इनकी चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय मृत्यु हो गई थी। कल्पना दत्त एक हैं, उनको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। दिसंबर 1931 में सुनीति चौधरी और शांति घोष ने गोली मारकर एक जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण है बीना दास। तो फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान जब उपाधि वो ग्रहण कर रही थी, उसी समय गवर्नर को उन्होंने गोली मार दी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आपको ध्यातव्य हो कि जो भीखाजी रुस्तम कामा है, उनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था। तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि दिखाती हैं क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, उसमें बंगाल की महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। तो अगर मेंस का भी कोई छोटा क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। साइमन कमीशन 1927-28 का जो दौर है, इसको लेकर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। चूँकि 1919 के शासन अधिनियम में कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति होगी जो जांच करेगी कि भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति हुई है। लेकिन उस समय कंजर्वेटिव सरकार को लगा कि चुनाव होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी बदल जाए। तो लेबर पार्टी अपने समर्थक वाले सदस्यों की नियुक्ति कर दी थी, इसलिए उसने 2 साल पहले ही नियुक्ति कर दी और विवाद यहीं बढ़ना शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया, सारे अंग्रेज़ों को नियुक्त कर दिया। इसकी नियुक्ति करते हैं राज्य सचिव बर्केनहेड। तो इसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज़ थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। इसको कहा गया व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन। इसी साइमन कमीशन का लगातार विरोध हुआ। तो मद्रास में हुए जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें 27 दिसंबर 1927 को, तो इसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो M.A. अंसारी थे। अब पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, लेकिन किसने इसका समर्थन किया वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइमन कमीशन का। तो इसमें मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली थी मुस्लिम लीग, उसने समर्थन किया इसका। जस्टिस पार्टी ने समर्थन किया। ऑल इंडिया अनटचेबल्स जो अछूत एसोसिएशन था, उसने समर्थन किया और केंद्रीय सिख संघ ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो साइमन गो बैक के नारे लगे और 1930 में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसी के पर आधारित गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो ये जो इसी दौर में था, जब चूँकि राउंड टेबल की बात आई, ये साइमन कमीशन चल रहा था।
तो इस पर भारत में विरोध हो रहा था। तो जो भारत सचिव जो बर्कनहेड थे, चूँकि इन्होंने ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, तो इन्होंने देखा कि भारत में बहुत विरोध कर रहे हैं सब नेता, तो उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दी। कहा कि ठीक है, अगर आप इतना ही हमारे कोई काम को नहीं पसंद कर रहे तो आप कोई ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो। तो भारतीय नेताओं ने चुनौती को स्वीकार किया। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में एक प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन का प्रस्ताव पारित किया गया, कब, फरवरी 1928 में। तो इसमें एक संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। फिर बम्बई में दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित होता है, ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। इसमें 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। ये 8 में तो मोतीलाल नेहरू थे ही, 7 और कौन थे, तो वो थे तेज बहादुर सत्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS रैने, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, शोएब कुरैशी। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो इसका डेट याद रखेंगे, ईयर 1928। और क्यों आया था, तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि साइमन कमीशन लेके आए थे, बर्कनहेड नियुक्त किए थे, लेकिन उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी, उन्होंने चुनौती एक्सेप्ट किया और नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसको जाना गया। तो ये अब क्वेश्चन कमीशन यहाँ पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट में कौन सी खास बातें थी जिनकी डिमांड मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में की गई। तो बहुत महत्वपूर्ण सबसे बात ये थी कि भारत को यहाँ पर पूर्ण राज्य, स्वतंत्र राज्य को का स्टेटस इसमें नहीं रखा गया था, डोमिनियन का दर्जा यहाँ रखा गया था इस सिफारिशों में। तो भारत को अधिराज्य का दर्जा, यानी कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा इसमें मांग की गई थी। कहा गया कि भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक करके पृथक प्रांत बनाया जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश प्रांत भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए, साथ ही देसी राज्य के अधिकारों को भी बनाए रखा जाए, जो गवर्नर जनरल है उसकी स्थिति संवैधानिक मुखिया भर रहेगी, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति हो, उच्चतम न्यायालय हो, लोक सेवा आयोग हो, उसकी स्थापना की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया। यही बात पर विवाद शुरू हो गया था, किसके साथ, मुस्लिम लीग के साथ में। तो इसके अलावा इसमें यह किया गया कि अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया। यह व्यवस्था हर प्रांत में लागू की जाए। कहा गया कि यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। और जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन कौन सी इनकी डिमांड थी, तो इसके अलावा उन्होंने वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म को हर प्रकार से राज्य से पृथककरण यानी कि सेक्युलर स्टेट की भी मांग की थी, भाषाई आधारों पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान इसमें किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू जो 35वां अधिवेशन था उसमें भी था, और जो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट था इसमें भी भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का प्रावधान किया गया था। और देखेंगे कि जब सरकार आती है, भाषाई आधार पर प्रांतों की मांग आती है, तो वहीं पर नेहरू इसको खारिज कर देते हैं। बाद में आंध्र प्रदेश में बड़ा आंदोलन होता है, फिर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो ये आप राज्य पुनर्गठन में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी ये नेहरू रिपोर्ट आती है, तो इसमें न केवल मुस्लिम लीग से विवाद होता है, भारत के जो युवा वर्ग था उसमें भी विवाद हो जाता है, यानी कि कांग्रेस में ही। कांग्रेस में थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति। कुछ तो जो युवा थे वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, कहते थे कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब हम कोई स्वतंत्र राज्य नहीं पा रहे हैं, इसकी जगह हमें कांग्रेस का लक्ष्य जो होना चाहिए वो पूर्ण स्वराज का होना चाहिए। तो इसको लेकर के 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें मतभेद हो गया। तो भाई सम्मेलन, जो सर्वदलीय सम्मेलन था, इसमें रिपोर्ट स्वीकार नहीं हो सका। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उनकी रिपोर्ट स्वीकार नहीं हो सकी, इनकी बात भी सुनी नहीं गई, तो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति ने क्या किया कि पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 1928 में उन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो यही क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है। अब चूंकि मुस्लिम हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन का मुद्दा था इसको लेकर के विवाद गहरा हो गया। तो इसमें 1927 में मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ उसमें कई मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया और उसकी 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। कहा कि भाई आप जो प्रस्ताव कर रहे हो नेहरू रिपोर्ट में, उसमें हमारी भी मांगों को आप मसौदे में जोड़िए। तो क्या था उसमें, कहा गया कि सिंध को अलग राज्य बनाया जाए, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को मिला, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो रखी, जो किसी को मान्य नहीं था, वो था कि केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। तो यहाँ पर तो पहले ही धर्म को हटाने की मांग की जा रही थी, तो बिल्कुल यहाँ पर ये विपरीत मत था। और यहीं पर यह था कि पंजाब और बंगाल है उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात आबादी के अनुरूप हो, अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का मौजूदा आरक्षण जो है वो बरकरार रहे। तो ये 4 बातें वो चाहे कि इसमें ऐड हो जाए।
तो कांग्रेस कहाँ चाहेगी कि ये चीज़, उसमें कुछ बातें तो मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब जो उनकी तीसरी चौथी मांग थी उसको पूरा कर पाना फिर उसका कोई उद्देश्य सही नहीं रह जाता। तो इसलिए होता क्या है कि दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सर्वदलीय आंदोलन आयोजित होता है। फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो है सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई। तो मोहम्मद अली जिन्ना सफ़ी खां आगा खां के गुट से जाकर के बाद में मिल गए। तो इसके बाद जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांग पेश की। कब? मार्च 1919 में। 14 सूत्री मांग में क्या थी? तो देखिए इसमें जो बहुत सारी बातें हैं, 14 बातों की इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मांग रखी थी, उसको हम बात कर लेते हैं। तो ये कह रहे थे कि प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ मिलें, जबकि नेहरू रिपोर्ट में था कि केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ मिलें। आज भी जो अवशिष्ट रेजिडुअरी पावर्स हैं जो किसको मिलती हैं? केंद्र को मिलती हैं। उनकी मांग थी कि प्रांतों को मिले, क्योंकि उनको पता था कि हमारा कुछ प्रांतों में ही है बहुमत और हमको रेजिडुअरी पावर्स मिलेंगी नहीं तो हम इनके अधीनस्थ रहेंगे, तो इसलिए इसकी मांग कर रहे थे। अल्पसंख्यकों को पर्याप्त और प्रभावी नियंत्रण दिया जाए, और इनकी मांग थी कि सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन जो है पृथक निर्वाचक पद्धति से किया जाए, जिसको लेकर के विवाद बना हुआ था, और केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित करने की मांग की। और यहाँ तक ये भी उन्होंने कहा कि किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। मतलब संप्रदायवाद यहाँ बढ़ाने की पूरी मांग की गई, और कहा गया कि जो सरकारी सेवा है उनमें योग्यता के आधार पर मुसलमानों को भी पर्याप्त अवसर दिया जाए। तो इनका कुल मिलाकर एक धर्म विशेष को लेकर के इनकी मांग थी, और कहा गया कि भारतीय संघ के जब तक सभी राज्य सहमत न हो जाएं तब तक कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। मतलब संशोधन होता ही ना, क्योंकि ये उसका विरोध कर देते तो फिर होता ही ना, क्योंकि इसमें कहा गया था सभी राज्यों की सहमति से। तो ऐसी इन्होंने मांग रखी थी, और कहा गया कि मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ, धर्मार्थ संस्था जो इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो अब आपको सीन क्लियर हो गया होगा कि साइमन कमीशन आया था भारत में संविधान बने, इसके लिए संविधान बने मतलब किस प्रकार से उत्तरदायी शासन स्थापित हो सके। बर्कनहेड ने इसकी नियुक्ति की थी, लेकिन चूँकि भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया तो उन्होंने भाई चुनौती दी, तो नेहरू रिपोर्ट पेश होता है। नेहरू रिपोर्ट से मुस्लिम लीग जो है वो इसमें विरोध करती है, तो 14 सूत्री मांग लेके आते हैं मार्च 1929 में ये जिन्ना। और आपने देखा कि जो कांग्रेस के अंतर में जो युवा थे वो भी इसमें पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तो आपने कई बातें यहीं पर देख ली, जिससे कि आपको जो थोड़ा हौच पौच का सिचुएशन था वो दूर हो गया। तो चूंकि युवाओं की मांग थी, वो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग रहे थे पूर्ण स्वराज की, तो 1929 वाला जो लाहौर अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं। अब चूँकि इनकी तो मांग ही थी कि जो नेहरू रिपोर्ट पेश हुई है उसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि नेहरू समिति जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको निरस्त कर दिया, पहला काम। फिर इसमें उन्होंने पारित जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था उसके अनुसार स्वराज्य का अर्थ बताया कि अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज ही इसका उद्देश्य, लक्ष्य होगा। फिर इसी के तहत जो सबसे ऐतिहासिक तथ्य ये हुआ कि 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कब? 31 दिसंबर 1929। किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है वो पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वो देश में सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी का आंदोलन छेड़े। फिर आप देखेंगे कि गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत की जाती हैं, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, जो कि हम लोग अपने अगले चैप्टर में देखेंगे। तो हमने बहुत अच्छे से इसको समराइज़ करने की कोशिश की, जो राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट है। अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं, एक बार इसको केवल सुन लीजिए आप, तो भी आपको वो पूरी बुक पढ़ी हुई लगेगी। 2-3 बार सुन लेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी, और साथ में अगर नोट कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनके लिंक हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देते हैं। तो इसके बाद इसका जो अगला लास्ट चैप्टर है वो मतलब इसका लास्ट पार्ट है, उसको लेकर के आएंगे। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। तो ये बुक लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, तो इसको हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।